हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक ब्रेन। मैं संदीप कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे कि कल जो हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी है, बेसिक बायोलॉजी प्रारंभ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी, क्लास 11th की वीडियो होगी जो कि बेसिक बायोलॉजी है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, क्लास 9th के चैप्टर में ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि दोस्तों जो हमारी बायोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों, जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, हमारी बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी जो हमारी जीव विज्ञान होता है, उनकी दो शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जैसा कि मैंने बताया था कि जूलॉजी क्या होता है, जो पिछली वीडियो है आप जाकर उसे देख लेना, जरूर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम इसमें बात करेंगे कि कोशिका कोशिका के बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका आखिर में होती क्या है। तो गाइस, जो हमारी कोशिका होती है, जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका की खोज 1665 में, जी हाँ दोस्तों, 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और दोस्तों, कोशिका हमारी होती क्या है। तो दोस्तों, जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जी हाँ गाइस, जो सेल होती है, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, इसे संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो गाइस, जो हमारी ये होता है संरचनात्मक, जो हमारी कोशिका होती है एक संरचना बनाती है। एज लाइक आप मान लीजिए, जैसे एक हमारी हमारी एक जैसे मान लीजिए कि एक एक कोशिका ये हो गई। तो एक कोशिका से मिलकर अनेक प्रकार की कोशिकाएं एक संरचना के रूप में बनाती हैं। नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, एक संरचना बना लेती है। तो यही हमारी कोशिका इस प्रकार से एक संरचनात्मक बनाती है। और जो जो हमारी कोशिका हमारे शरीर के अंदर है, उनका कार्य भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, जो कार्य के अनुसार जो हमारे जिनको क्रियात्मक कहा जाता है, कोशिका हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य में भी सहमत होती हैं, जिस प्रकार से उन्हें कार्यात्मक यानी क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका को कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर में एक संरचना के रूप में होती है, एक संरचना बनाती है जिन्हें संरचनात्मक तथा वह क्रिया के आधार पर कार्य करती है, तो उसे क्रियात्मक कहा जाता है। तो गाइस, अब हम बात करें कि कोशिका का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, जो कोशिका का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जो हमारा कोशिका का अध्ययन तो हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जो साइटोलॉजी है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका साइटो कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोशिका हमारा साइटो होता है, और लॉजी मतलब अध्ययन होता है, यानी स्टडी होता है। तो जो हमारा साइटोलॉजी होता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जिसको साइटोलॉजी कहा जाता है। और दूसरी बात आती है दोस्तों, खोज। जी हाँ गाइस, कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज की बात की जाए तो हमारे रॉबर्ट हुक थे। कोशिका की खोज जो किए थे रॉबर्ट हुक किए थे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1665 में जो रॉबर्ट हुक जी थे, कोशिका की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक थे, जीवित कोशिका को नहीं देखा था, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जी हाँ गाइस, जो रॉबर्ट हुक थे, मृत कोशिका की खोज किए थे। और यदि बात की जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो दोस्तों, जो हमारी जीवित कोशिका होती है, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। ये नए वैज्ञानिक आए जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, जिनका नाम है एंटोनी वान, एवी लीवेनहॉक आप शॉर्टकट में से कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एवी लीवेनहॉक यानी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे रॉबर्ट हुक जी ने थे, वो मृत कोशिका की खोज की थे। और जो हमारी जीवित कोशिका होती है, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। और अब बारी आती है हमारे कोशिका सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें सेल थ्योरी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो हमारे दो वैज्ञानिक किए थे, स्लाइडन तथा स्वान ने। स्लाइडन तथा स्वान दो वैज्ञानिक थे जो मिलकर के किसका कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का प्रतिपादित किया था, बताया था। अब दोस्तों, देखते हैं कोशिका सिद्धांत होता क्या है।
तो गाइस जो हमारा कोशिका सिद्धांत होता है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी सजीवों का शरीर, जो हमारा कोशिका सिद्धांत होता है उसके अनुसार सभी जो सजीव है, जो हमारे ब्रह्मांड के पूरे जीव हैं, जैसे मनुष्य हो गए, अनेक प्रकार के जीव जंतु हो गए, जो हमारे सजीव हैं, सजीवों का शरीर एक या अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। जो हमारे सजीव होते हैं उनका शरीर एक या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तथा कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका से ही होती है। जी हाँ दोस्तों, जो कोशिका की उत्पत्ति होती है, जैसे मान लीजिए हमारी एक कोशिका हो गई, अगर ये दूसरे कोशिका के निर्माण करेगी तो जो हमारी कोशिका का निर्माण होता है उसमें जो पुरानी कोशिका होती है वही सहायता करती है हमारी नई कोशिकाओं के बनने में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी कोशिका होती है, जो हमारी नई कोशिका का निर्माण होता है पुरानी कोशिकाओं के द्वारा ही बनता है। कोई कोशिका पहले से मौजूद होती है जिसके कारण हमारी क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उत्पत्ति से ही कोशिका से ही होती है। जी हाँ दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये आधार पर इसके किस प्रकार से कौन कौन सी कोशिकाएं हो सकती है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि इसके आधार पर कोशिकाओं कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो जो हमारे कोशिका के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, पहला तो हमारी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो हमारी दूसरी कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका। तो पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या होता है डायग्राम। तो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारे प्रमुख कोशिका द्रव्य के अंदर हमारी ये डीएनए होता है, जिन्हें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। और जो हमारे यहाँ छोटी संरचना होती है जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें राइबोसोम और अनुवांशिक पदार्थ डीएनए मुख्य रूप से दो ही कोशिकांग पाए जाते हैं, दो ही कोशिका के अंग पाए जाते हैं। और यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें छोटा सा बिंदु जैसी संरचना होती है जिन्हें केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली से लगा हमारा एक द्रव्य जालिका होता है जिन्हें अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। एक संरचना बनी है जिन्हें अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। और ये हमारा जो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। जी हाँ गाइज, जो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, जो हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यूकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। और ये जो हमारा गाल्जी बॉडी होता है, तो ये हमारे तीनों तंत्र मिलाकर हमारे क्या हो गए, ये हमारे अंतःद्रव्य जालिका, और ये हमारे गोल्जी बॉडी, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों मिलकर हमारे एक कोशिकांग कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक कोशिकांग हो गए, यानी कोशिका के अंग हो गए। जी हाँ गाइस, ये कोशिकांग होते हैं। हमारे अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और ये गाल्जी बॉडी मिलकर एक कोशिका का अंग बनाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि यदि पादप कोशिका होगी तो इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा। यदि यह पादप सेल नहीं होगी तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा, यदि इसका बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। जी हाँ गाइज, सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो हमारी जो माइकोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी सेल्स होती है। और दूसरा जो हमारा बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया हमारा है जो प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है बेस्ट। तो दोस्तों, जो हमारी बैक्टीरिया होती है सबसे छोटी सेल होती है। अब दोस्तों अगर बात की जाए जो हमारा ये यूकैरियोटिक कोशिका होता है, यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है, तो दोस्तों जैसे हमारा हो गया पादप हो गया, ये जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है अनेक प्रकार कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है या अनेक प्रकार सेल्स में भाग ले सकती है। जैसे पादप कोशिका हो गया, जंतु कोशिका हो गया और प्रोटोजोआ हो गया, इसका मुख्य उदाहरण है प्रोटोजोआ इत्यादि, इसके मुख्य उदाहरण है। जी हाँ गाइस, जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है प्रोटोजोआ है।
इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है दोस्तों, बताते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जी हाँ गाइस, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, जो कि सबसे बड़ी होती है आकार में। सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा कोशिका के प्रमुख क्या जीव होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव हमारे क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारे इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जीव क्या होते हैं, जो कोशिका के जीव होते हैं, कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे कोशिका के आधार पर जीव की उत्पत्ति देखा जाए तो कोशिका के आधार पर जो जीव हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें दो भाग में बांटा गया है। एक हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं, जी हाँ दोस्तों, एक हमारे एक कोशिकीय होते हैं और जो हमारा दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और जो हमारा दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमारे एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जिन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो इसकी पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों वह जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कोशिकीय जीव हमारे वो होते हैं, वह जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे जीव हमारे जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो अमीबा होता है, जी हाँ गाइस, जो हमारा अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो दोस्तों जो हमारा कोशिका के आधार पर जीव हमारे दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कोशिका के आधार पर जीव हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा एक कोशिकीय जीव है और जो हमारा दूसरा है गाइस बहुकोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव की बात की जाए तो दोस्तों वह जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे हमारा अमीबा हो गया। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा अमीबा होता है एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव की बात की जाए तो दोस्तों वे जीव जो अनेक प्रकार के वे जीव जो अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव हमारे वे जीव होते हैं, वे जीव जो अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे जीव जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जैसे जीव जंतु हो गया। जी हाँ दोस्तों, यदि बहुकोशिकीय के उदाहरण की बात की जाए तो जैसे जीव जंतु हो गए,
जी हाँ दोस्तों, बहुकोशिकीय की बात की जाए, जैसे हमारे जीव जंतु हो गए, जो हमारे जीव जंतु होते हैं बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। जैसे जैसे हम हो गए, एक मनुष्य ही का उदाहरण हो सकता है दोस्तों। तो मनुष्य एक कोशिका से मिलकर बने नहीं होते हैं गाइज। जो मनुष्य होते हैं दो कोशिका से मिल बहुत सॉरी अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो हम बहुकोशिकीय के अंतर्गत मनुष्य आते हैं। तो जीव जंतु जो होते हैं, जीव या जंतु बहुकोशिका बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा कोशिका विभाजन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसके बाद देखेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है। तो गाइस देखते हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा कोशिका विभाजन क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों इसके पश्चात हमारा आता है कोशिका विभाजन। जिन्हें सेल डिवीजन कहा जाता है। जी गाइस, कोशिका विभाजन क्या होता है। तो कोशिका विभाजन जो हमारा फ्रेंड्स होता है, कोशिका विभाजन हमारा दो प्रकार का होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं। जो हमारा कोशिका विभाजन होता है दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा समसूत्री होता है। जी हाँ दोस्तों, कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, और जो हमारा दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। जी हाँ गाइस, कोशिका विभाजन जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है। एक तो समसूत्री विभाजन होता है और जो हमारा दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम देखते हैं गाइस, जो हमारा समसूत्री विभाजन है कैसा होता है। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है गाइस, सम माने समान होता है और अर्ध माने आधा, यानी वह विभाजन जो सेम समान मात्रा में विभाजित होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन जैसे जानते हैं गाइस, जो हमारे जनक होते हैं, जैसे कि जो गुणसूत्र की संख्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे 23 गुणसूत्र हैं। जी हाँ गाइस, जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए में उपस्थित पदार्थ गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र डीएनए में उपस्थित होते हैं। तो गाइज अगर हम इसको समान सूत्र की बात की जाए, तो जो कोशिका विभाजन होता है दो प्रकार का होता है। एक तो समसूत्री विभाजन होता है और दूसरा जो हमारा अर्धसूत्री होता है। तो सम का मतलब समान होता है। तो गाइज जैसे कोई जनक 23 गुणसूत्र है, अगर इसको विभाजित करेंगे तो जितने भी इसके संतति होगी बराबर बराबर भागों में बटेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी संतति होगी इसमें आधा नहीं होगा, बराबर बराबर भागों में बटेगा। अगर ये भी जनक यदि संतति को दे रहा है तो इसके भी संतति जो होगी बराबर बराबर भागों में बटेगा। 23 23 होंगे। जी हाँ गाइज, इसके भी बराबर बराबर होंगे, 23 23 23 होंगे। जितनी भी संतति इसकी होगी 23 23 जोड़ों में होगी। जी हाँ दोस्तों, 23 23 जोड़ों में होगी। ये जितने भी संतति ये विभाजित होंगे पूरे बराबर मात्रा में जाएंगे। जो गुणसूत्र होता है बराबर संतति में जाएगा। और जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, अर्ध मतलब आधा होता है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है आधा होता है। तो दोस्तों देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो जैसे हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में होता है। जी हाँ दोस्तों, जो जनन सेल होती है, जनन कोशिका होती है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। तो दोस्तों जब 46 जैसे कि हमारे गुणसूत्र होते हैं, अगर इसके संतति की बात की जाए तो जब ये विभाजित होगी, जब अर्धसूत्री विभाजन में जब विभाजन होता है तो दोस्तों
ये अलग अलग प्रकार से विभाजित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जितने गुणसूत्रों की संख्या जनक में होंगी उसके उसके संतति में इसकी आधी हो जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री का विभाजन मतलब हमारा आधा होना होता है। जैसे कि हमारा 46 गुणसूत्र है, जनक में कोई जनक है उनके अंदर 46 जो 46 हमारे गुणसूत्र हैं उपस्थित हैं, तो अगर वो अर्धसूत्री विभाजन होगा, विभाजन के दौरान जितनी बार हमारी कोशिकाएं विभाजित होगी उतनी बार हमारे शरीर का अत्यधिक निर्माण होता चला जाएगा, तो ये आधी हो जाती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये जितनी बार होंगी उतनी बार पूरी अपनी संख्या को आधी करती चली जाएंगी, 23 होते ही चली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये बढ़ती ही चली जाएंगी। इसका आधा होता चला जाएगा दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे गाइस जो हमारा समसूत्री विभाजन होता है, जिन्हें इंग्लिश में माइटोसिस कहा जाता है और अर्धसूत्री को मियोसिस कहा जाता है। अब हम देखेंगे जो हमारा समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन में क्या किसके द्वारा होता है, तो जो हमारी सोमैटिक सेल्स होती है। जी हाँ गाइस, जो समसूत्री विभाजन होता है सोमैटिक सेल्स होती है। सोमैटिक सेल के कारण होता है। और जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है रिप्रोडक्टिव होता है। जी हाँ दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है। जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, सेल्स द्वारा होता है। और जो एकल कोशिका जो सोमैटिक सेल्स होती है जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, समान मात्राओं में सूत्र का विभाजन होता है। जैसे हमारा 46 गुणसूत्र है तो जितने भी जनक से संतति में जाएगा इसका सेम ही जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। और जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है 46 का आधा 23 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो डीएनए होता है हमारा गुणसूत्र होता है, जो जनक से संतति में जाएगा तो उसका आधा हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन हमारे वे विभाजन होते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और समसूत्री विभाजन की बात करें तो दोस्तों जो समसूत्री हमारा होता है जो गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जी हाँ गाइस, वीडियो को आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार। यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।